हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम जीएस सुधा बुक का रिवीजन जैसा कि हम कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने वैदिक जो काल है उसको समाप्त किया है। अब हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य को। ठीक है, तो ये एक मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो 16 जनपद हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, 16 महाजनपद हैं, क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, आगे हम पढ़ते हैं इस लिस्ट में। तो यहाँ पर महाजनपद हैं और उनकी राजधानियाँ हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक तरफ महाजनपद दे देंगे, दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ दे देंगे। करेक्ट कराने के लिए हमें देते हैं कि इसको करेक्ट करिए, या फिर हमसे पूछा जाता है कि अंग की राजधानी क्या है, तो चंपा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर महाजनपद है और राजधानियाँ हैं, तो अंग की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, चंपा हो जाएगी। अवंती की उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती दो थी, दो हिस्सों में थी ये अवंती जो महाजनपद था वो। तो उत्तरी अवंती की उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की महिष्मती थी। अश्मक की राजधानी हो जाएगी पोटन या पोटली। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो अश्मक हो जाएगा। फिर लिखा है चेदी या चेती की हो जाएगी सुप्तमती। फिर लिखा है गांधार की तक्षशिला थी, काशी की वनारस थी, वाराणसी थी। ठीक है, कौशल की ये श्रावस्ती या अयोध्या थी। कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। कम्बोज की राजपुर या हाटक थी। मगध की राजगृह ग्रीवरिज जो दक्षिणी बिहार वाला इलाका है वहाँ पर हमें देखने को मिलता था मगध साम्राज्य। मल्ल की कुशीनगर एवं पावा थी। मत्स्य की विराटनगर थी। पांचाल भी दो पार्ट्स में डिवाइड था। उत्तरी पांचाल की थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य थी। सूरसेन की या शुरसेन की मथुरा थी। बज्जी की या वृज्जी की वैशाली थी, उत्तरी बिहार वाला इलाका। वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक है, तो 16 महाजनपद के जो राजधानियां वो हमने पढ़ ली हैं। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहों के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भारत के राजनीति इतिहास का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक रूप से प्रयोग होने के कारण कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया था। इन परिवर्तनों के कारण ही ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी तथा क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि पहले कबीले हुआ करते थे, वो कबीले धीरे धीरे बढ़ने लगे, राजा की जो शक्तियाँ थी वो बढ़ने लगी और उन कबीलों से धीरे धीरे नगरों का निर्माण होने लगा। यानी कि वो जो जन थे या फिर जनपद थे वो महाजनपद का रूप उन्होंने ले लिया और वहाँ पर जो राजा है वो अपने पास बहुत सारी शक्तियों को इकट्ठा करने लगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी, 16 थी। 16 थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की इन 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। यानी कि बौद्ध धर्म जब आया था, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, उससे पहले ही ये महाजनपद बन चुके थे। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के नाम का विवरण मिलता है। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट बनाकर लिखा है। बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों की सूची हमें मिली है। पॉइंट नंबर है नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में ही स्थित थे। प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। 16 महाजनपदों में से 14 में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि बज्जी तथा मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये पॉइंट प्रीवियस ईयर है, एसएससी पूछ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा ऐसा जनपद था जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, बज्जी या मल्ल थी। ठीक है, पॉइंट नंबर है नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से अश्मक ही मात्र ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर यानी कि दक्षिण भारत में स्थित था। पॉइंट नंबर है नेक्स्ट, 16 महाजनपदों में से 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। नेक्स्ट पॉइंट है 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध, आधुनिक बिहार वाला जो इलाका है, महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। फिर लिखा है महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों का विवरण मिलता है जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, चंपा, काशी, कौशाम्बी, राजगृह, साकेत और श्रावस्ती। इनका विवरण हमें मिलता है महापरिनिर्वाण सूत्र में। फिर लिखा है गौतम बुद्ध के समय गणतंत्र या बौद्ध साहित्य में वर्णित गणतंत्र क्या थे। तो बुद्ध काल में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त गंगा घाटी में अनेक गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण हमें मिलते हैं। गौतम बुद्ध के समय गणतंत्रों की कुल संख्या 10 थी जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, कपिलवस्तु के शाक्य, सुमार पर्वत या फिर सुमसगिरी के भग्ग, अलकप के बुली, केसपुत के कलाम, रामग्राम के कौलिये, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल,
और पिप्पिलिवन के मरिये एंड वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदही। ठीक है, तो ये हमें जो विवरण है वो देखने को मिलता है। फिर लिखा है ये इन 10 गणतंत्रों में 8 वज्जी के एवं 2 मल्ल के अधीन थे। पावा तथा कुशीनारा के मल्लों को कुकुथ नदी के एक दूसरे से पृथक करती थी। कुकुथ नदी यानी कि पावा और कुशीनारा के मल्ल जो थे, दोनों ही मल्ल थे, दोनों के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था कुकुथ नदी। फिर लिखा है वैशाली के लिच्छवी गणतंत्र को विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष अब हम पढ़ने वाले हैं, मेन हेडिंग है ये हमारी। इससे पहले वाले पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मगध बुद्ध काल एवं परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली तथा एक समृद्ध साम्राज्य था। मगध की स्थिति मूल रूप से दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। मगध के एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के मुख्य कारणों में इसकी राजधानी की 5 पहाड़ियों से घिरी थी। ठीक है, कितनी पहाड़ियों से घिरी थी? 5 पहाड़ियों से घिरी थी। और सामरिक महत्व की स्थिति, बेहतर संचार तंत्र, विस्तृत उपजाऊ मैदान और व्यापार हेतु अनुकूलन दशा, लौह भंडार एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता तथा शासकों द्वारा अपनाई गई नीतियां इत्यादि प्रमुख थे। यानी कि मगध साम्राज्य इतना शक्तिशाली क्यों बना? इसके कई सारे कारण थे। उसके भौगोलिक कारण भी थे कि वहाँ पर बहुत ही अच्छा उपजाऊ मैदान था, अच्छा वहाँ पर संचार तंत्र था, खेती के लिए उपयुक्त जमीन थी लोगों के पास, व्यापार हेतु अनुकूलन दशा थी। ठीक है, बहुत सारे जो मिनरल्स वहाँ पर देखने को मिलते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो, और वहाँ के जो शासक थे उनकी उचित अच्छी नीतियाँ थीं। फिर लिखा है माना जाता है कि मगध पर हर्यंक वंश से पूर्व बृहद्रथ नाम का एक वंश का शासन था। बृहद्रथ वंश के प्रमुख शासकों में बृहद्रथ, जरासंध और जरासंध तथा रपुंज थे। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य से पहले वहाँ पर कौन राज्य करता था, तो हर्यंक वंश से पूर्व यानी कि मगध से पूर्व वहाँ पर बृहद्रथ नाम का एक वंश हुआ करता था। अब मगध साम्राज्य की भौगोलिक विस्तार क्या था? तो यहाँ पर देखने को मिलता है मगध की सीमा पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक तथा उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्या पर्वत तक विस्तृत थी। ठीक है, फिर लिखा है कालांतर में मगध की राजधानी का स्थानांतरण पाटलिपुत्र में हो गया था। मगध राज्य के तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स एवं अवंती को अपने में मिला लिया गया था। तो ये पॉइंट भी, ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं पढ़ा है कि मगध साम्राज्य ने किन किन राज्यों को अपने में मिलाया था, तो कौशल, वत्स और अवंती को मिला लिया था। इस प्रकार से मगध राज्य का विस्तार अखंड भारत के रूप में हुआ था। यही मगध साम्राज्य को उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है। लिखा है मगध साम्राज्य के कौन कौन से वंश हैं, तो वंश हो जाएगा पहला तो आपका यहाँ पर लिखा है शासनावधि। शासनावधि 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व थी। संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार थे कौन से वंश के? हर्यंक वंश के। तो पहला हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में हर्यंक वंश। देखिए मगध साम्राज्य में एक बहुत सारे वंश हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं हर्यंक वंश। तो एक एक वंश हमें पता होना चाहिए, इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस अरेंजमेंट में लगाने के लिए दे देता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर नोट बनाकर लिखा है कि जो हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण ये है कि शासकों ने अपने अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब हर्यंक वंश के प्रमुख शासक हम देख लेते हैं। तो पहला है बिंबिसार, जिसकी शासन अवधि हो जाएगी 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार हर्यंक वंश का प्रथम शासक था। जैन साहित्य में बिंबिसार का श्रेणिक कहा गया है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित था बिंबिसार। फिर लिखा है मत्स्य पुराण में बिंबिसार को छत्रोदस कहा गया है। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था। बिंबिसार ने पहली बार मगध में सुदृढ़ शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव वैवाहिक संबंधों द्वारा स्थापित की थी, यानी कि ये शादियां करते थे। शादियां करने के बाद वहाँ के अपने जो ससुराल वाले थे उनसे संबंध स्थापित करते थे और इस तरह से अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करते थे तथा उसका विस्तार भी किया। ठीक है, बिंबिसार ने अपने जीवन में 3 विवाह किए थे। इन वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप बिंबिसार को विशाल राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है बिंबिसार ने अंग के शासक बृहद्रथ को पराजित करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया था तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया था। नोट बनाकर लिखा है अजातशत्रु की माता बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चिलना या चिल्ला, जो कि राजा चेटक की पुत्री थी। ठीक है, तो लक्ष्मी की राजकुमारी थी चिलन्ना। ठीक है, वही इसकी माता थी, दूसरी पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था।
पूछा जाता है। बिंबिसार का राजवैद्य क्या था, कौन था, तो जीवक था, जो राजगृह की गणिका सालवती का पुत्र था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर अपना शासन किया। देवदत्त के उकसाने पर बिंबिसार की हत्या बिंबिसार के पुत्र ही अजातशत्रु ने कर दी थी। ठीक है, कब करी थी? 1492 ईसा पूर्व में कर दी थी। उसके बाद अजातशत्रु आता है, इसलिए इसको पितृहंता शासन कहा जाता है, क्योंकि अपने पिता की हत्या कर दी थी इसने। ठीक है, अगला पॉइंट है अजातशत्रु के बारे में। ठीक है, अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को वैदेही पुत्र कहा गया है तथा अशोक चंड भी कहा गया है। अजातशत्रु जैन मतानुयायी अर्थात जैन मत को मानने वाला था, ये भी जैन धर्म से संबंधित था। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की पुत्री बजरा या वाजरा के साथ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने वैशाली के लिच्छवियों में फूट डाल दी थी। वत्सकार ने इस मामले में गौतम बुद्ध से सलाह लेने के लिए उनसे राजगृह के गृहकूट नामक पर्वत पर एक मुलाकात की थी। अजातशत्रु ने बज्जी संघ को जीतने में रथमूसल एवं महाशिलिकांटम नामक अस्त्रों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो कौन कौन से बज्जी को इसने जीता था, बज्जी को संघ में मिला था। तो बज्जी को संघ में मिलाने के लिए इसने क्या किया था? रथमूसल और महाशिलाकंटम नामक जो अस्त्र थे, जो हथियार थे, उनका यूज किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, अजातशत्रु के शासनकाल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी। कौन सी गुफा में? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या अजातशत्रु के ही पुत्र उदयन ने कर दी थी। ठीक है, तो एक तरीके से देखिए, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र यानी कि अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, इसलिए इसको पितृहंता कहा गया है। फिर उदयन का टाइम पीरियड आता है, इसकी शासन अवधि थी 460 से 444 ईसा पूर्व। नेक्स्ट लिखा है, गार्गी संहिता में उदयन को धर्मात्मा कहा गया है। उदयन ने गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। लिखा है, उदयन ने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बना दिया था। ठीक है, उदयन जैन धर्मावलंबी था। माना जाता है कि एक राजकुमार ने जैन साधु का वेश धारण करके उदयन की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो उदयन की हत्या किसने कर दी थी? एक राजकुमार ने कर दी थी, जो कि जैन साधु के रूप में था। उदयन का पुत्र नागदशक हुआ, हर्यंक वंश का अंतिम शासक कहलाया। तो हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ठीक है, अब उदयन की हत्या किसने कर दी थी? भेष बदलकर एक जैन साधु ने कर दी। उसके बाद एक वंश आता है जिसका नाम पड़ा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की शासन अवधि थी 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ करके, ठीक है, यानी कि पद से हटाकर मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। अब शिशुनाग वंश के कौन कौन से शासक हुए? तो पहला तो शिशुनागी है। तो शिशुनाग की जो शासन अवधि थी 412 से 394 ईसा पूर्व थी। शिशुनाग ने वैशाली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने वत्स एवं अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने अवंती राज्य के शासक अवंतीवर्धन को पराजित करके अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, देख रहे हो। फिर लिखा, चूंकि पूर्व में ही चंड प्रतिघोत वत्स राज्य को अवंती राज्य में मिला चुका था, अतः अवंती राज्य के साथ वत्स राज्य का भी विलय मगध साम्राज्य में हो गया। तो क्या हुआ? शिशुनाग वंश के टाइम पर ही अवंती का विलय हुआ। इसमें किसमें? मगध साम्राज्य में। ठीक है, इसके अलावा वत्स का भी विलय हो चुका था। पॉइंट नंबर है नेक्स्ट, महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर शिशुनाग का पुत्र कालाशोक बैठा था। अब कालाशोक का टाइम पीरियड हम पढ़ लेते हैं। तो इसकी जो शासन अवधि थी 394 से 366 ईसा पूर्व थी। कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया। कालाशोक का नाम पुराण एवं दिव्यवादन में काकवर्ण मिलता है। ठीक है, काकवर्ण। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में साबक मीर की अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो दूसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? कालाशोक के टाइम पर हुई थी। कालाशोक ने लगभग 28 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। हर्षचरित
जिसके रचनाकार कौन थे? वाणभट्ट थे। इसमें वर्णित है कि कालाशोक की हत्या 366 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में महापद्म नंद ने गले में चाकू मारकर कर दी थी। तो किसने हत्या करी थी? महापद्म नंद ने। महाबोधि वंश में कालाशोक के 10 पुत्रों का उल्लेख हमें मिलता है। माना जाता है कि कालाशोक की हत्या के पश्चात 10 पुत्रों ने ही मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर लगभग 22 वर्षों तक इसने शासन किया। इसके पुत्रों ने, कालाशोक के पुत्रों ने। शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था वो नंदीवर्धन था या महानंदिन था। फिर स्थापना होती है नंद वंश की। नंद वंश की जो कार्यविधि थी या फिर शासन अवधि थी 344 से 322 ईसा पूर्व थी। और संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था, जिसने काल अशोक की हत्या करी थी। तो महापद्म नंद के बारे में पढ़ते हैं। महाबोधि वंश में नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद का नाम उग्रसेन मिलता है। ठीक है। नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्म नंद था। पुराणों के अनुसार महापद्म नंद एक शूद्र शासक था। हमने 4 वर्ण पढ़े थे वैदिक युग में। उन 4 वर्णों में सबसे निम्न माना गया है, निम्न वर्ण वो शूद्र था। तो महापद्म नंद कौन था? शूद्र था। पुराणों में महापद्म नंद को सर्वछत्रात्रक और भार्गव कहा गया है। नंद वंश के कुल 9 शासक हुए, जिस कारण इसे नवनंद भी कहा जाता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के 8 पुत्र हुए। ठीक है। तो फिर आता है घनानंद। महापद्म नंद का पुत्र घनानंद यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का समकालीन था। ठीक है। तो सिकंदर का समकालीन कौन था? घनानंद था, याद रखेंगे। घनानंद एक लोभी शासक था, जिसे धन संग्रह तथा बलपूर्वक कर वसूलने का शौक हुआ था। ठीक है। यानी कि ये जोर जबरदस्ती टैक्स को चार्ज करता था लोगों से। ठीक है। और लोभी लालची था। फिर लिखा है दीपवंश तथा महावंश के अनुसार घनानंद ने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। घनानंद का सेनापति भद्रसाल या वत्साल था। घनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य कौटिल्य आए थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसकी हत्या 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य यानी कि कौटिल्य की सहायता से कर दी थी। ऐसा माना जाता है कि घनानंद ने जो चाणक्य थे उनका सम्मान नहीं किया। ठीक है। उनकी डिसरिस्पेक्ट की, जिस वजह से चाणक्य ने फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनको तैयार किया। वो छोटे से बच्चे थे, उसके बाद उन्हें शिक्षा दी और फिर आगे की कहानी थी। फिर लिखा है सिकंदर। सिकंदर के बारे में है, यूनानी आक्रमणकारी था सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो था और प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पोरस यानी कि पुरु के साथ हुआ था। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडस्पीज या झेलम या वितस्ता का युद्ध कहा जाता है। 19 महीने तक भारत में रहने के पश्चात सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। फिर लिखा है सिकंदर की अंतिम विजय पाटिल थी। सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम बहुफेफला था। ठीक है। फिर लिखा है सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा और ये भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। ठीक है। किसको ले गया? कालानास को। लिखा है सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो गई थी। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगला हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रमुख धर्म एवं दर्शन। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।